हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रीस्ट सीरीज का एपिसोड 9 और 10। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। अब सिस्टर ली कहती हैं कि क्या माइकल और इयून अपनी यादों को वापस से एक्सेप्ट करेंगे अगर उनकी यादें वापस आ जाएं तो, और दोनों मान जाते हैं। अब सिस्टर ली उन्हें विजन में 2008 का वक्त दिखाती हैं जब इयून और माइकल पहली बार मिले थे। उस वक्त वो लोग मेडिकल वॉलंटियर थे और उनकी बोट छूट गई थी। तब दोनों साथ में साइकिल पे गए थे जहाँ ते उनका इंचार्ज था। इयून और माइकल ने एक आइलैंड के लिए खुद का नाम दिया था जिसे घोस्ट आइलैंड कहते थे। वहाँ एक लेडी का फिजिकल एग्जामिनेशन इन लोगों को करना था। जब ये लोग उस घर में जाते हैं तो वहाँ का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये लोग देखते हैं कि वहाँ एक ओल्ड लेडी थी जो बहुत बुरी हालत में थी, इसीलिए ये लोग उस लेडी को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसका इलाज हो सके। और वो औरत इन्हें स्वीट पोटैटोज देती है। जब रात में ये लोग उसे खाते हुए अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे से अपना पास्ट शेयर करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इयून को एक कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। माइकल दूसरे दिन इयून के बारे में पूछता है लेकिन ते उसे बताता है कि उसे एक कॉल आया और वो चली गई। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि एक लड़की की मौत हो गई थी जिसके लिए फादर जॉन्ग को जिम्मेदार बताया जा रहा था, वही प्रीस्ट जिन्होंने जेल में सुसाइड कर लिया था। यहाँ कहानी पास्ट में चलती है। हमें पता लगता है कि उन्होंने एक एक्सोर्सिज्म किया था जो कि फेल हो गया था, जिसके लिए बिशप उन्हें डांटते हैं कि बिना ऑफिशियल परमिशन के उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया। इसीलिए बिशप 634 रेजिया पे बैन लगा देते हैं। और वहाँ हम सिस्टर ली को भी देखते हैं जो कि 634 रेजिया ग्रुप का ही एक हिस्सा है। इसके बाद हम यून को देखते हैं जो मेडिकल इमरजेंसी फॉर वेनेजुएला के लिए इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ उसे सोमिन यानी कि माइकल मिलता है और वो दोनों इंटरव्यू देते हैं। जिसके बाद ये दोनों कॉफी पीने जाते हैं। इयून के पूछने पे माइकल बताता है कि वो इंटरव्यू देने इसीलिए आया था ताकि वो इयून से मिल सके और वो वहीं रहना चाहता है जहाँ इयून हो, क्योंकि जब उस दिन इयून ने कहा था कि वो लोगों की जान बचाना चाहती है तो माइकल को भी लगा कि उसे भी ऐसी ही लाइफ जीनी चाहिए। माइकल बताता है कि जब वो लोग पहली बार मिले थे उसके बाद उसने इयून को बहुत मिस किया, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम देखते हैं कि दोनों का सिलेक्शन वेनेजुएला के लिए हो गया था और ये दोनों शादी करने वाले थे, जिसके बाद ये लोग वेनेजुएला में सेटल होने वाले थे। एक सीन में हम देखते हैं कि दोनों फायरवर्क्स को देखते हैं और वही शब्द दोहराते हैं कि द टाइम आई स्पेंट विद यू। माइकल चाहता था कि इयून फादर मुन से मिले क्योंकि फादर मुन उसके लिए पिता की तरह हैं और इयून इसके लिए मान जाती है। इधर हम देखते हैं कि फादर जियोंग रेजिया को बैन होने से बचाना चाहते थे। वो कहते हैं कि अगर चर्च को उनकी जरूरत नहीं है तो वो ऐसा करेंगे कि चर्च को उनकी जरूरत पड़े। जिसके बाद वो मदर ऑफ पर्ल बॉक्स के पास गए और उसे निकाल कर अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ इयून माइकल से कहती है कि वो चर्च में फादर मुन से मिलने के लिए जा रही है और इधर फादर जियोंग वो बॉक्स लेके चर्च पहुंच गए थे। जब फादर मुन वहाँ से जा रहे होते हैं तब वो फादर जियोंग को देख लेते हैं। तब फादर जियोंग उन्हें बताते हैं कि उन्होंने वो बॉक्स चुरा लिया ताकि वो रेजिया को बचा सकें उसमें बंद डीमन को कंट्रोल करके। लेकिन उन्हें उस बॉक्स से आवाजें सुनाई देती हैं और ये डीमन बहुत ही ताकतवर है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और फादर जियोंग को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। तब फादर जियोंग फादर मुन से कहते हैं कि अगर उन्हें पता लगा कि एक्सोर्सिज्म के केस के बाद उन्होंने ये बॉक्स भी चुरा लिया है तो रेजिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तब फादर मुन कहते हैं कि जियोंग पुलिस के साथ जाए और उन्हें इस बॉक्स के बारे में कुछ भी ना बताए। फादर मुन वो बॉक्स वापस वहीं रख देंगे। जिसके बाद फादर मुन दरवाजा खोलते हैं और पुलिस जियोंग को लेके जाती है। फादर मुन वो बॉक्स जियोंग से लेके एक रूम में रख देते हैं और जियोंग के साथ बाहर चले जाते हैं और जियोंग से कहते हैं कि वो फिक्र ना करें। तभी वहाँ इयून पहुँच जाती है जो दूसरी तरफ से चर्च के अंदर चली जाती है। तभी उस रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है जिसमें फादर मुन ने वो बॉक्स रखा था। बॉक्स से इयून को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है जो इयून से कहती है कि वो उन्हें इस बॉक्स से निकाल दे। लेकिन इयून को विजन में अपने पिता हॉस्पिटल में दिखते हैं जिनका हाथ इयून पकड़े थी, लेकिन असलियत में वो उस बॉक्स को पकड़े हुई थी जिसने उसे खोल दिया था और वो डीमन इयून के अंदर चला जाता है। जब फादर मुन वापस आते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। वो उस बॉक्स को उठा के वापस उसी जगह रख देते हैं। तभी वहाँ माइकल पहुँचता है और कहता है कि आज मैंने किसी को बुलाया था फादर मुन से मिलने के लिए। अब जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ इयून खड़ी होती है जो अजीब ढंग से अपनी गर्दन मोड़ती है और वो पोजेस्ड हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फादर मुन और सिस्टर ली इयून को बांध के बैठा देते हैं।
फादर के बाहर आने पे माइकल रोते हुए कहता है कि वो यून को बचा ले, जिसपे फादर कहते हैं कि वो यून को बचा लेंगे ताकि माइकल उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सके। अब फादर मून सिस्टर ली से परमिशन मांगते हैं एक्सॉर्सिज्म करने के लिए, क्योंकि बिशप ने उनके ग्रुप को बैन कर दिया था, लेकिन सिस्टर ली परमिशन दे देती हैं और फादर मून यून पे एक्सॉर्सिज्म करते हैं, जिसकी आवाज बाहर बैठे माइकल को सुनाई देती है। यून तड़प रही थी, जिसे देखकर माइकल को बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद अंदर खड़ी सिस्टर्स सिस्टर ली को बुलाने जाती हैं। जब माइकल यून के पास आता है और कहता है कि वो हेल्पलेस है, इस वक्त वो यून की कोई मदद नहीं कर पा रहा है, तभी उसे वहाँ वही डीमन खड़ा नजर आता है जिसने यून को पजेस किया था, जिसे देखकर माइकल कहता है कि वो यून को छोड़ दे। तब डीमन कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, जिसपे माइकल कहता है कि उसे यून को खोने से डर लगता है। अब डीमन या माइकल से कहता है कि आखिर उन लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है जिसे तुम प्यार करते हो। तभी वहाँ फादर मून आ जाते हैं और डीमन माइकल से कहता है कि हम फिर मिलेंगे, जिसके बाद फादर मून माइकल को बाहर निकाल देते हैं। यून पे एक्सॉर्सिज्म करने के बाद फादर माइकल के पास आते हैं, जब माइकल उन्हें बताता है कि डीमन ने कहा है कि वो वापस आएगा। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जिसे माइकल प्यार करता है उसको पोजेस किया गया है, और माइकल यहाँ कहता है कि वो प्रीस्ट बनना चाहता है क्योंकि दूसरी बार वो उस इंसान को नहीं खोना चाहता जिससे वो प्यार करता है, जैसे कि उसने अपनी माँ को खो दिया था। लेकिन माइकल इस इमोशन के साथ एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट के लिए प्यार सबसे कमजोर इमोशन होता है, और डीमन हमेशा माइकल के सामने उसकी माँ का या यून का रूप लेगा। ये सुन के माइकल कहता है कि फादर उसकी यादों को मिटा दे ताकि वो डीमन उसकी यादों का फायदा न उठा पाए, लेकिन उसके लिए माइकल को यून की यादें भी मिटानी होंगी। तब माइकल फादर से कहता है कि फादर यून और माइकल दोनों की यादें मिटा दे ताकि उन्हें कुछ भी याद ना रहे। यादें मिटाने से पहले माइकल यून को गले लगाता है, उसकी आंख में आंसू थे। वो यून से कहता है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फादर मून दोनों की यादें मिटा देते हैं। और हम देखते हैं कि यादें मिट जाने के बाद एक दूसरे के पास से गुजर जाने पर भी यून और माइकल एक दूसरे को नहीं पहचानते। ये विजन दिखाने के बाद सिस्टर ली माइकल और यून को वापस प्रेजेंट में लाती हैं। अब यून और माइकल अपनी यादों को वापस पा चुके थे, वो जान चुके थे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार की वजह से जुड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर मून माइकल के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ गए थे कि वो फादर मून से भी अच्छा एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट बनेगा, और जब उसका सामना ईविल से होगा तो माइकल ये याद रखे कि फादर मून हमेशा उसके साथ हैं और यही उनकी लाइफ का एंड है। वो माइकल को फादर मिनसो कहते हैं और कहते हैं कि वो 634 रेजिया का ख्याल रखे। माइकल को नहीं पता कि उसकी जिंदगी उसे कहाँ ले जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिशप सिस्टर ली से बात करते हैं और बताते हैं कि उन्हें मदर ऑफ पर्ल बॉक्स मिल गया है, लेकिन फादर मून के साथ हादसा हो गया, इसीलिए वो 64 रेजिया को बंद करना चाहते हैं। जिसपे सिस्टर ली कहती हैं कि यहाँ आने से पहले उन्होंने वेटिकन से बात करी थी और वेटिकन चाहता है कि सिस्टर ली जब तक वहाँ है 634 रेजिया ग्रुप को चलने दिया जाए। इसके बाद माइकल शिनमी से बात करता है। शिनमी फादर की मौत से टूट गई थी। तब शिनमी कहती है कि वो सबसे बात करना चाहती है और कुछ देर बाद सब लोग हॉल में मिले। अब नेक्स्ट सीन में हम किसी अनजान शख्स को देखते हैं जो माइकल के बचपन की फोटो देखता है, लेकिन आखिर ये अनजान शख्स है कौन? नेक्स्ट सीन में हम शिनमी, योंगपिल और माइकल को देखते हैं। यहाँ माइकल शिनमी और योंगपिल को फादर मून का वही ऑडियो मैसेज सुनाता है, जिसके बाद शिनमी कहती है कि अब माइकल 634 रेजिया ग्रुप का लीडर है, क्योंकि फादर मून होते तो वो भी यही कहते, लेकिन माइकल कहता है कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। जिसपे शिनमी कहती है कि माइकल तैयार हो या नहीं, 634 रेजिया को लीडर चाहिए और ये डिसाइड हो चुका है। तभी वहाँ सिस्टर ली आती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सिस्टर ली भी 634 रेजिया को बनाने वाले मेंबर्स में से एक हैं। ये लोग यहाँ फादर मून के उस फैसले पे बात करते हैं कि वो चाहते थे कि माइकल अब 634 रेजिया को संभाले, लेकिन सिस्टर ली कहती हैं कि अब वो 634 रेजिया ग्रुप की देखरेख करेंगी। जिसपे योंगपिल कहता है कि फादर मून माइकल को एज ए लीडर चाहते थे, लेकिन सिस्टर ली का कहना है कि वो लोग नहीं जानते कि माइकल एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट क्यों बना, इसीलिए अब माइकल को अपनी आम जिंदगी में लौट जाना चाहिए और उसे प्रीस्ट का गाउन उतार देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बिशप कहीं जा रहे होते हैं, जब वो देखते हैं कि उनकी कार में उनकी रोजरी नहीं थी, जिसे लेने के लिए वो जाते हैं। और यहाँ पे हम वापस उसी अनजान शख्स को देखते हैं जो वूडू डॉल पे वार कर रहा था, और वैसे ही बिशप को सीने में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं।
इसके बाद हमको पता चलता है कि सिस्टर ली ने योंगपिल और शिनमी को माइकल के पास्ट के बारे में सब बता दिया था। योंगपिल माइकल को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए आता है। ये लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ फादर मून माइकल के साथ जाया करते थे। ये लोग खाना खा रहे होते हैं जब योंगपिल कहता है कि फादर मून ने उसे इस जगह के बारे में बताया था। ये सुन के माइकल उदास हो जाता है, वो चाह के भी रो नहीं सकता था। योंगपिल बताता है कि फादर मून ने कहा था कि सबसे अहम चीज होती है जिंदगी। योंगपिल माइकल से पूछता है कि क्या यही एक प्रीस्ट की किस्मत होती है, जिसपे माइकल कहता है कि उसे नहीं पता। अब योंगपिल यून के बारे में पूछता है और कहता है कि माइकल को एक बार यून से मिलकर बात करनी चाहिए। तभी योंगपिल को एक मैसेज आता है कि एक पेशेंट को सदर्न कैथलिक हॉस्पिटल से ट्रांसफर करना है और उसके साथ माइकल भी जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यून की एक पेशेंट थी जिसे भूलने की बीमारी है और उसे कैंसर है। उसका हस्बैंड आकर यून को बताता है कि वो अपने बेड पे नहीं है। हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी माइकल को अपना हस्बैंड समझती है क्योंकि वो अपनी याद भूल चुकी थी। तभी वहाँ यून आती है, लेकिन वो लेडी यून के साथ जाना नहीं चाहती थी और कुछ देर बाद वो लेडी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे एडमिट करवाया जाता है। वो माइकल को पकड़े हुए थी। यून उसके हस्बैंड को बताती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह से अब वो सेल्स उसके ब्रेन तक पहुंच गए हैं और आज रात उसकी वाइफ के लिए क्रिटिकल होगी। इसीलिए ये लोग सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि वो कब अपनी सारी यादें खो दे कोई नहीं जानता। जिसपे उसका हस्बैंड यून से कहता है कि सिर्फ कल सुबह होने तक यून उसकी मेमोरी बचा ले, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता था। अब इस लेडी का हस्बैंड अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चाहे वो सब कुछ भूल जाए लेकिन वो अपने हस्बैंड का नाम याद रखे। और ऐसी ही सिचुएशन यून और माइकल फेस कर चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लेडी का हस्बैंड माइकल से उसकी वाइफ को बुके देने के लिए कहता है क्योंकि उसकी वाइफ माइकल को अपना हस्बैंड समझती है और आज ही के दिन वो ओल्ड लेडी और उसका हस्बैंड दोनों मिले थे। अब माइकल उस ओल्ड लेडी को वो बुके देता है। तब वो ओल्ड लेडी माइकल से पूछती है कि वो लोग कैसे मिले थे। तब माइकल उसे अपनी और यून की स्टोरी सुनाता है और ये सब यून दूसरी तरफ खड़े होकर सुन रही थी। माइकल पूछता है कि आखिर हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब वो किसी को प्यार करता है तो उसके साथ बुरा होता है। ये सुन के यून भी रोने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन माइकल को एहसास हो जाता है कि वहाँ कोई था। नेक्स्ट सीन में हम बिशप को देखते हैं जिन्हें होश आता है और वो सिस्टर ली को कॉल कर रहे होते हैं। तभी वही अनजान शख्स उस वूडू डॉल से बिशप को तड़पाना शुरू कर देता है और वो पोजेस्ड हो जाते हैं। उनके माथे पे क्रॉस जलने लगता है और वो मदर ऑफ पर्ल बॉक्स के रूम की चाबी लेके जा रहे होते हैं जब एक आदमी उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक हैं। उसे बिशप ठीक नहीं लगते, इसीलिए वो सिस्टर ली को कॉल करके बताता है कि बिशप ठीक नहीं लग रहे। उधर यून माइकल को बताती है कि वो अगले हफ्ते वेनेजुएला जा रही है। वो माइकल से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा क्योंकि वो उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन माइकल एक प्रीस्ट की ड्यूटी निभाना चाहता है। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे बिशप की हालत के बारे में पता लगता है। अब माइकल गैलरी आता है और वहाँ देखता है कि सिस्टर्स बिशप के अंदर की ईविल को निकालने की कोशिश कर रही होती हैं। वो डीमन सिस्टर ली को घायल कर देता है, लेकिन सिस्टर ली किसी तरह बिशप को शांत करवा देती हैं और इसे प्रेयर्स ऑफ एविनियन कहते हैं, यानी वो तरीका जिससे नन्स एक्सोर्सिज्म करती हैं। क्योंकि नन्स के पास पावर नहीं होती कि वो डीमन को बाहर निकाल सके, वो डीमन को कहीं और ट्रांसफर कर देती हैं, लेकिन उनका काम भी प्रीस्ट की तरह जोखिम भरा ही होता है। हम देखते हैं कि सिस्टर ली के हाथ में निशान आ जाते हैं। यहाँ सिस्टर ली बताती है कि बिशप पोजेस्ड नहीं थे, उन्हें कठपुतली की तरह यूज किया गया है। ये 200 साल पुरानी वूडू प्रेयर्स हैं जिसमें टारगेट इंसान की तरह दिखने वाली वूडू डॉल या फोटो का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसे कठपुतली की तरह यूज किया जाता है। ये वो तरीका है जिससे प्रीस्ट डीमन को सर्व करता है और इनका दुश्मन जानता है कि बिशप कौन है और मदर ऑफ पर्ल बॉक्स कहाँ है। जो भी इनका दुश्मन है वो उस डीमन को मदर ऑफ पर्ल बॉक्स से बाहर निकालना चाहता है। इसीलिए सिस्टर ली पर्ल बॉक्स को सिसिल में रखने का फैसला करती हैं जहाँ 634 रेजिया बना था। इसके बाद सिस्टर ली माइकल से अकेले में बात करती हैं और कहती हैं कि अब वो माइकल से एक्सोर्सिज्म के लिए नहीं कह सकती क्योंकि उसकी यादें वापस आ गई हैं और अब वो यून को पहले की तरह नहीं देखता क्योंकि उन यादों के साथ एक्सोर्सिज्म करना खतरनाक होगा। लेकिन माइकल का कहना है कि उसने वादा किया था कि वो गॉड को अपनी लाइफ देगा, लेकिन सिस्टर ली कहती हैं कि अगर यून नहीं होती तो शायद आज माइकल यहाँ ना होता। दूसरी तरफ शिनमी यून से मिलकर पूछती है कि वो माइकल के साथ क्या करेगी, जिसपे यून पूछती है कि अगर शिनमी उसकी जगह होती तो क्या करती। लेकिन यून जानती है कि शिनमी फादर मून से प्यार करती थी और शिनमी इस पे हाँ में जवाब देती है। शिनमी कहती है कि
सच जानने के बाद तुम सब कुछ छोड़ के जा सकती हो, लेकिन एक प्रीस्ट छोड़ के नहीं जा सकता। और अगर इयून माइकल को खुश देखना चाहती है तो वो माइकल को जाने दे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब इयून वेनेजुएला जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँचती है। उसकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है और ते उसे सी ऑफ करने आता है। यहाँ पे पता लगता है कि ते इयून को पसंद करता है। इयून फ्लाइट बोर्ड करने के लिए जाती है। जाते वक्त वो मुड़ के देखती है, लेकिन वहाँ माइकल नहीं था और इयून चली जाती है। जिसके बाद माइकल वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसे देर हो गई थी। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर ली बताती हैं कि सेसिल के पहाड़ों के पीछे एक स्टोरेज फैसिलिटी है जिसे यूज नहीं किया जाता है। वो होली वाटर से घिरी हुई है और वहाँ कोई भी इविल नहीं जा सकता। और वो मदर ऑफ पर्ल बॉक्स वहीं रखेंगे, जिसके लिए 3 कारें जाएंगी और बीच वाली कार में मदर ऑफ पर्ल बॉक्स होगा जिसे योंगपिल ड्राइव कर रहा होगा। तभी वहाँ माइकल आके पूछता है कि क्या वो कोई मदद कर सकता है, जिस पे शिनमी कहती है कि सब कुछ ठीक है। और अब योंगपिल उस बॉक्स को रखने के लिए निकल जाता है और लाइव फुटेज के जरिए सिस्टर ली और शिनमी सब कुछ देख रही थी। तब इयून का कॉल शिनमी के पास आता है और इयून कहती है कि वो एक बार माइकल की आवाज सुनना चाहती है, लेकिन शिनमी उसे बताती है कि माइकल वहाँ गया है जहाँ ये लोग पहली बार मिले थे। हम देखते हैं कि माइकल उसी जगह पहुँचता है और उस वक्त को याद करता है। तभी वहाँ इयून आती है और कहती है कि वो माइकल के बिना नहीं जा पाएगी, चाहे डीमन हो या डिटी, वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। जिसमें माइकल कहता है कि वो उसे बचाने के लिए ही प्रीस्ट बना था, लेकिन इयून नहीं चाहती कि माइकल उसे बचाए। वो चाहती है कि माइकल उसके साथ रहे। दूसरी तरफ हम योंगपिल को देखते हैं जिसका कनेक्शन शिनमी से टूट जाता है और हम वापस उसी अनजान शख्स को देखते हैं जो योंगपिल को तड़पाने लगता है और उसके भी बिशप की तरह ही क्रॉस उभर आता है। योंगपिल का कंट्रोल कार से चला जाता है और सामने से एक कार आ रही थी। योंगपिल की कार उसे टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो हाथ बढ़ा के उस बॉक्स को उठाने की कोशिश करता है और तभी वहाँ वही शख्स आता है और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों अब देखना ये है कि आखिर ये अनजान शख्स कौन है और ये इन लोगों को एक एक करके क्यों मार रहा है। वो उस डीमन को उस बॉक्स से निकालना क्यों चाहता है। इन सब के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।